क्या करूँ, मेंस में मेरे से हो ही नहीं पाया कि मेरा क्यों नहीं हुआ। मैं ना सर अपनी वीकनेस और स्ट्रेंथ पे काम ही नहीं कर रहा। कि भाई जब स्टूडेंट को पता होता है कि उसकी वीकनेस और स्ट्रेंथ क्या है जी। और वो अगर उस पे काम करना शुरू कर दे तो उसकी जो राह होती है ना, जो उसकी जर्नी होती है वो बहुत ईजी हो जाती है। नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक सुमन अपने साथी विवेक यादव सर के साथ आपके सामने मौजूद हूँ और एक बार फिर से आपके सामने एक और टॉपर हमारे साथ मौजूद हैं, रवि वर्मा। रवि वर्मा, बहुत बहुत स्वागत है भाई आपका धन्यवाद करियर सर। लैब पर। इन्होंने एसएससी सीजीएल 2024 में रैंक 477 प्राप्त की है और इन्हें डिपार्टमेंट मिला है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स या विदेश मंत्रालय। तो भाई सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद रवि। धन्यवाद सर। और बहुत खुशी हुई है जानकर कि आपने सिलेक्शन लिया अपनी मेहनत से। और सबसे बढ़िया बात मुझे लगी जानकर कि भैया आप शामली से बिलोंग करते हैं, मेरा जी होम टाउन, तो आपका और मेरा होम टाउन भी सेम है। जी जी तो जी। बहुत बहुत भाई मुबारकबाद करियरवेल परिवार की तरफ से, और सारे के सारे आपके घर वालों को बहुत बहुत हम बधाई देते हैं। और रवि, हम जानना चाहते हैं आपसे कि सबसे पहले आप कुछ अपने बारे में, अपनी फैमिली के बारे में और आपकी जर्नी यहाँ तक कैसी रही, उसके बारे में कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। सर मेरा नाम रवि वर्मा है। जैसे हाँ जी। मुझे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर मिला है एएसओ का पद। तो सर मैं अपनी फैमिली के बारे में बताता हूँ कि मेरे फैमिली में मेरे पिताजी, माताजी, दो बड़ी बहन और एक बड़ा भाई और उसके बाद मैं हूँ। मेरे पिताजी टेंट का काम करते हैं ओके। और मेरे भाई, बड़े भाई साइबर कैफ़े की शॉप ऑन करते हैं। ओके। और मैं सर पढ़ता ही था बस। ओके, तो ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली कि आपको एसएससी सीजीएल की तैयारी करनी है? सर ऐसा था कि हमारे ना पड़ोस में ना एक लड़का है जो अभी मतलब कि मैं उन्हें अपना गुरुजी मानता हूँ। ओके। वे ना अभी दिल्ली पुलिस में चयनित थे, अच्छा। कांस्टेबल के पद पे। तो वे पढ़ते थे, उन्हीं से मुझे पता लगा कि सर एसएससी भी कुछ होता है या एसएससी में मतलब कि क्या पोस्ट होती है, उनसे ही पता लगा। तो वहाँ से प्रेरणा मिली सर मुझे। फिर मैंने जैसे जैसे सर्च किया तो मुझे पता लगा कि एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस ये वगैरह वगैरह होते हैं कुछ। सर मेरा ना हाथ टूटा हुआ है। अच्छा। तो मैं मतलब कि बेल्ट की नौकरी में नहीं जा सकता बिल्कुल भी। इस वजह से मैंने सोचा कि कुछ ऐसा करते हैं जो मेरे लिए भी सही हो और मैं कर पाऊँ। अच्छा। तो फिर सर मैंने एसएससी सीजीएल सीएचएसएल ये देना स्टार्ट किया। और सर अनफॉर्चुनेटली मेरे से एमटीएस भी नहीं निकला। अच्छा, शुरू में जब तुमने स्टार्टिंग करी थी। और सीएचएसएल तो वो तो अलग ही बात है। फिर सर मैंने ना जब 36,000 आई थी तो तब मैंने अच्छे से फॉर्म भरा। पर सर मैं तब भी नहीं कर पाया उसे, मतलब कि मैं सीरियस नहीं था या कुछ भी कह सकते हो। पर जब ये 2023 वाली आई, इसमें मैं पूरा सीरियस हो गया था अपने इसको लेके। और मेरे जो प्री में मार्क्स आए थे वो 162.5 समथिंग इतने थे। तो मुझे लगा कि हाँ इस बार बात बन जाएगी। सर क्या करूँ, मेंस में मेरे से हो ही नहीं पाया वो। मैं डिमोटिवेट भी हो गया था और मैंने सोचा कि अब छोड़ देते हैं, कुछ और ट्राई करते हैं। मैं यूपीएससी के लिए गया। मैं कि चलो एक चांस यूपीएससी को भी देते हैं। मैं गया, मैंने फ़ीस मालूम की मुखर्जी नगर। तो सर उसकी फ़ीस तो काफ़ी ज़्यादा थी। बहुत ज़्यादा फीस होती है यूपीएससी तो में। मैंने सोचा कि ये भी नहीं हो पाएगा। फिर मैं सर घर गया कुछ दिन के लिए। घर जाके मतलब कि घर वालों ने कभी मुझे ये नहीं पूछा कि भाई तेरा क्यों नहीं हो रहा या क्या प्रॉब्लम है। उन्होंने कहा कि क्या हुआ, हुआ या नहीं हुआ। मैंने बताया नहीं हुआ। कहा कोई बात नहीं। लेकिन सर घर वाले मुझे इतना सपोर्ट करते थे कि सबने, मम्मी ने जनरली मम्मी और बड़ा भाई पूछता था कि क्या हुआ। देखिए हुआ नहीं, मैंने क्लियरली बोल दिया था कि नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं। उन्हें इतना इतना मतलब कि पोलाइट रिएक्शन दिया कि मुझे लगा कि यार ये तो ठीक है। इन्हें कोई मतलब कि इतनी ज़्यादा आशाएं नहीं थी कि चलो इस बार हो गए। पर उन्होंने यही कहा कि कोई बात नहीं, ट्राई कर ले। तो सर फिर मैं दिल्ली आया, फिर मैंने दोबारा से पढ़ना स्टार्ट किया। और सर सबसे बड़ी बात जो मुझे लगी कि मेरा क्यों नहीं हुआ, मैं ना सर अपनी वीकनेस और स्ट्रेंथ पे काम ही नहीं कर रहा। ओके, ये बहुत अच्छी बात बोली आपने कि भाई जब स्टूडेंट को पता होता है कि उसकी वीकनेस और स्ट्रेंथ क्या है जी और वो अगर उस पे काम करना शुरू कर दे तो उसकी जो राह होती है ना, जो उसकी जर्नी होती है वो बहुत ईजी हो जाती है। सर तभी मेरी जर्नी इजी हुई जब मैंने पता लगा। सर सबसे बड़ी बात मैंने क्या किया, मैंने ना अपनी वीकनेस को ना एक बुक में लिखा। ओके। अभी भी मेरे पास है वो, जो मेरी अच्छा। वीकनेस मैंने जैसे कि मॉक टेस्ट दिया। मॉक टेस्ट से मुझे पता लगे, सबको देनी चाहिए मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट से ही पता लगती है कि वीकनेस आपकी कहाँ है और आपकी बिल्कुल। कौन सा क्वेश्चन आपके स्ट्रेंथ है। कोई भी चारों सब्जेक्ट ले लीजिए आप, मैथ्स का ही ले लीजिए। कोई क्वेश्चन में हमें 50 सेकंड लग रही है, कोई में 2 मिनट लग रही है, तो वहीं पता लग जाता है सर वीकनेस और स्ट्रेंथ का। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर फिर मैंने मॉक टेस्ट दिया,
मॉक टेस्ट को ना बाकायदा लिखा हुआ है मैंने कि इसमें इतना मेरा स्कोर आया है, ये पॉइंट मेरा यहाँ पे नहीं था कि मुझे जीएस में रिवर सिस्टम पढ़ना है, ड्रेनेज पढ़ना है, ये पढ़ना है। तो सर मैंने लिखा हुआ है और फिर उन्हें डेडिकेटली पढ़ा भी है। ओके ओके, यही बहुत अच्छी बात है कि आपको पता चल गया कि भाई अगर जीएस में मेरे से ये टॉपिक थोड़ा सा लूज पड़ रहा है जी तो मेरे को उसको और बेहतर करने के लिए आपने उसको नोट किया, जी जी उसको आपने याद रखा होगा कि ये मेरा टॉपिक है, जी, जो मेरा जी, है ना, बिल्कुल। जो मेरा कहीं ना कहीं स्ट्रांग नहीं होता है, वीक पड़ता है, तो उस पर आपने काम करा। ये बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी थी। और डेफिनेटली भाई दोस्तों देखो, इतनी अच्छी बात और इतनी गहरी बात ही बता रहे हैं आपको कि इन्होंने इस तरीके से अपनी जो वीकनेसेस थी उन पर काम किया। क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जो वीकनेस होते हैं ना उसको या तो वो हाइड कर लेते हैं जी या वो अपनी वीकनेस से भागने की कोशिश करते हैं। सर ये है ना, सबसे ज्यादा अगर कोई सब्जेक्ट हमारा कमजोर है ना, या कोई टॉपिक हमारा कमजोर है, तो हम उससे भागने की कोशिश करते बिल्कुल हैं सर। कि इससे बस बच के निकलना है हमें किसी कैसे? तरीके से। सर जैसे कि मैं एक टॉपिक बताता हूँ, मैंने अभी तक भी वो टॉपिक तैयार नहीं किया है, वो है रीजनिंग में कैलेंडर। सर जैसे आप कह रहे हैं ना भागता हूँ, वो कहते हैं ना जुगाड़, इंडिया जुगाड़ के ऊपर टिकी हुई है। तो सर मैं ना एग्जाम में ना वो जुगाड़ लगा के करता हूँ क्वेश्चन, मतलब कि मैं अगर कोई क्वेश्चन आ जाएगा ना, अभी भी मैं सोचूंगा उसके बारे में। तो कहीं ना कहीं आपको वो फियर है कैलेंडर टॉपिक से कि भाई ये कैलेंडर का अगर क्वेश्चन आ गया तो मैं कहीं ना कहीं फंस जाऊंगा सर। मैं ना उसे ना, जैसे कि जनरली मैंने मॉक टेस्ट इतने दिए हुए 3 साल में, प्री के भी और मेंस के भी, तो मैं जनरली 45 से 50 मिनट में पूरा पेपर कंप्लीट करके बैठ जाता हूँ। ओके। अगर कैलेंडर को क्वेश्चन आएगा तो फिर मैं आराम से उसे करूँगा। तो जो बचे 10 मिनट है वो आप सिर्फ कैलेंडर के क्वेश्चन पे लगाओगे? नहीं सर, ये नहीं कह सकते कि 10 ही मिनट कैलेंडर, मैं पूरा पेपर पढ़ूंगा और जब कैलेंडर सोल्व करूंगा, मतलब कि जब मैं सेटिस्फाई हो जाऊंगा कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता, 80, 90, 92, 95 क्वेश्चन कर चुका हूँ, अब कैलेंडर का एक क्वेश्चन बचा है, अभी करूँगा, तो तब मैं करता था। चलिए बहुत अच्छी बात है। रवि, हम चाहते हैं कि आप ना हमारे स्टूडेंट्स को थोड़ा सा जीएस को तैयार करने की स्ट्रेटेजी बताएं कि भाई आप जीएस को कैसे पढ़ें, किस तरीके से उसमें स्ट्रेटेजी बनाएं। हम चाहते हैं कि जो स्ट्रेटेजी आपने बनाई जी है ना, जिस तरीके से उसको प्रिपेयर करा आपने, तो हम चाहते हैं कि भाई जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं स्टूडेंट या जो खुद से पढ़ाई कर रहे हैं और चाह रहे हैं कि भाई जीएस हमारी बेहतर हो, तो आप उनके लिए क्या टिप देना चाहोगे? क्योंकि आपने बहुत अच्छी बात बोली कि यार मैंने सारी की सारी अपनी वीकनेस लिख रखी है ना, तो अब मैं चाहता हूँ कि आप जीएस में बताएं स्टूडेंट्स को कैसे तैयार करें। जीएस का सर देखो, सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि कोई भी सब्जेक्ट हो, इवन जीएस कुछ भी, आप एक टीचर पकड़ लीजिए। एक टीचर, मतलब कि मैं बुक से इतना रिकमेंड नहीं कर पाऊँगा क्योंकि बुक तो डेड टीचर है, मतलब कि कोई भी आपको समझाना है वो टीचर अच्छे से समझा पाता है सर। कोई भी, मतलब कि कोई भी सिंधु घाटी सभ्यता ही देख लो, हम पढ़ लेंगे। एक बुक आती है सर लुसेंट, बहुत फेमस है, मतलब कि गांव देहात में हमारे वहाँ बहुत ही फेमस है लुसेंट की बुक। सब कहते हैं कि वो पढ़ लो आपका हो जाएगा, वो पढ़ लो। पर सर अगर 20 बार भी हम पढ़ लेना उसे, सर नहीं हो पाता उसमें से वो चीज़ जो आज एसएससी पूछ रही है या कोई भी रेलवे पूछ रही है, वो सर इतना खास नहीं मिलता उस चीज़ से। तो सर मैं रिकमेंड करूँगा एक टीचर, आप इतने सारे टीचर हैं तो सर। आप जब क्या नाम है जीएस को तैयारी कर रहे थे या जीएस को पढ़ रहे थे जी। तो उसमें आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या थी? जैसे आपको पता चला हो कि जीएस में ये मेरे को बहुत अच्छे से आ रहा है, ये मेरे को ये कम से आ रहा है। सर देखो, ज्योग्राफी पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है क्योंकि सर ना सारा ही मैप से पढ़ना है, पता लगता है कि ये चीज़ यहाँ लोकेटेड है। आपके सामने इंडिया का मैप लगा, वर्ल्ड का मैप लगा लो, तो सर जर्नली सारी चीज़, रिवर भी दिखती है कि ये रिवर यहाँ से यहाँ जा रही है, सर ये इसके बैंक पे है। विजुअल टाइप में होता है थोड़ा सर विजुअलाइज करना ना सबसे बेस्ट है सर, कोई भी सब्जेक्ट हो विजुअलाइज कर लो उस चीज़ को, तो सर भूलते भी नहीं है। तो मुझे ज्योग्राफी सबसे बेस्ट लगता है। अच्छा, जैसे आपने बताया कि एक टीचर को पकड़ ली स्टूडेंट, जो नया स्टूडेंट आया हुआ है, जी जी, कोई भी टीचर, उसके फिर पहले सिलेबस को कंप्लीट करे या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, क्या मतलब बताना चाहोगे? नहीं सर, सबसे पहले तो सिलेबस ही है। प्रीवियस ईयर मतलब कि सर PYQ फॉर्म में तो तभी आना चाहिए ना जब आपका बेस कंप्लीट हो जाए। सर बेस तो ना टीचर ही बनवाएंगे सर। देखो, मैं ये नहीं कहता कि यही टीचर आप ये, सर टीचर तो सभी अच्छे हैं, जो डिपेंड करता है कि आपको किसका बेहतर समझ में आ पा रहा है। आपका परसेप्शन क्या कहता है, आपको क्या अच्छा लगता है क्या नहीं। किसी को रोहित लगता है, किसी को विराट, तो वही है ना, परसेप्शन पे डिपेंड करता है। ये बहुत अच्छी बात बताई आपने कि सबसे पहले आप सिलेबस को एक बार कंप्लीट कर लो अच्छे से, उसके बाद में फिर जब आप क्वेश्चंस लगाओगे ना, तो वहाँ पे आपको एक प्रोडक्टिविटी भी दिखेगी कि भाई इन टॉपिक के अगर क्वेश्चंस मेरे सामने आ रहे हैं, मैं स्कोर बेहतर कर पा रहा हूँ, और ये क्वेश्चंस अगर मेरे सामने आ रहे हैं तो इनको मैं नहीं कर पा रहा हूँ। देखो सर, उसमें भी एक बात निकलती है सामने, जैसे हमने सिलेबस कर लिया, ठीक है, फिर हमने मॉक लगाया, PYQ या कुछ भी लगाया, सर जो उनका एक्सप्लेनेशन आता है,
जैसे हमने कोई क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं है, हमें से छूट गया या फिर हमने करा, पर उसका जो एक्सप्लेनेशन आता है ना सर, कोई भी वो देख लो साइट, सब एक्सप्लेनेशन देती है सर, वो भी बेस्ट है। अगर वो भी हम लिखेंगे ना क्वेश्चन के साथ साथ, सर एक मॉक लगाया 20-25 क्वेश्चन, 20-25 के क्वेश्चन के साथ जो हमने वो लिखा नीचे का, सर उससे ना 30 क्वेश्चन और हमारे तैयार। उससे रिवीजन में भी हेल्प होती है। जैसे कोई भी एक रिवर का क्वेश्चन आया और उसमें उन्होंने फिर वो पूरा रिवर का डिटेल दे देंगे नीचे, उससे आने वाले जितने क्वेश्चंस होंगे वो कवर हो जाएंगे, सारे कवर हो जाएंगे। अच्छा रवि, थोड़ा सा आप ये और बताना चाहोगे कि आपका जो स्टडी रूटीन था वो पर डे कितने आवर्स का होता था, और उसमें जीएस का क्या प्लानिंग रहता था? जी जी डेली पढ़ते थे जीएस या वीकली था या क्या था? सर देखो, जीएस तो मैं डेली पढ़ता था। जीएस ऐसा वास्ट सिलेबस है, जीएस और वोकेबलरी मैं ऐसा मानता हूँ कि ये ना डेली ही पढ़ना आपको चाहिए। रेगुलरली पढ़ना ही पड़ेगा, नहीं तो आप भूलते चले जाओगे सर। और ऐसा होता है ना, ये तो बिल्कुल ही गायब हो जाते हैं। तो सर और मेरा डेली स्केड्यूल ये था कि मैं ना रात को 2 बजे सोता था, सुबह 6 बजे प्रॉपर उठ जाता था। 7:30 7:30 तक मैं, जब लास्ट टाइम दिल्ली था तो मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन की हुई थी। 7:30 तक मतलब कि अपना ब्रेकफास्ट करके लाइब्रेरी जाना, फिर सर उसके बाद मैं ना वोकेबलरी और जीएस दोनों पढ़ता था। उसके बाद सर मैं इंग्लिश के नोट्स वगैरह जो मैंने बनाए हुए हैं, या मैं बुक से, या मैं यूट्यूब की वीडियो वगैरह, मतलब कि गोपाल सर की वीडियो, ये सब मैं ना लंच तक ख़त्म कर देता था, अपना मतलब कि डेली का टारगेट। अच्छा, तो जैसे जीएस आपने पढ़ना शुरू किया तो पहले सब्जेक्ट वाइज पढ़ना शुरू किया एक एक करके, या फिर ये था कि मतलब जीएस मुझे पढ़ना है और फिर उसमें टाइमिंग में कोई भी सब्जेक्ट उठा सकते? नहीं सर, सबसे पहले तो मैंने हिस्ट्री किया था, उसके बाद ज्योग्राफी, फिर पॉलिटी। सर पॉलिटी भी बेस्ट है, पॉलिटी भी बहुत पढ़ने में मज़ा आता है। मतलब आपने एक एक सब्जेक्ट को टारगेट? हाँ, एक एक सब्जेक्ट को सब्जेक्ट वाइज टारगेट करके जी, फिर जी, वो जैसे जैसे तैयार होते गए फिर दूसरे सब्जेक्ट पे पहुंचते गए, जी 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 उसके क्वेश्चंस लगाते गए। जी जी। अच्छा, रवि ने जो एक बात बोली कि एक टीचर को पकड़कर आप पढ़ना शुरू कर दोगे, तो भाई टीचर का इन्वॉल्व होने का सबसे बड़ा फायदा आपको ये मिलेगा, एसएससी की आप लोग तैयारी कर रहे हो और आपके पास इतना टाइम नहीं होता है कि आप नंबर ऑफ बुक्स के कंटेंट निकाल पाओ और फिर उसको समराइज करके सिस्टमेटिक वे में फिर उसको आप तैयार भी कर पाओ, और ये सारी चीजें टीचर अपने आप में खुद अपने कंटेंट को बेहतर करके ला रहे होते हैं। जी बिल्कुल। तो आप ऐसे समझ लो कि जीएस से जैसे सब्जेक्ट में अगर आप बुक की तरफ जा रहे हो विदाउट टीचर, तो वहां पे ना आपको टाइम बहुत ज्यादा लगेगा और उतना टाइम आपको फिर और सब्जेक्ट के लिए कम पड़ जाएगा। नहीं सर, बिल्कुल कम पड़ जाएगा। अब तो सर मतलब कि टीचर ही आपको बेस्ट रिकमेंड कर सकता है और आपको क्रिस्प टाइम में आपको सब चीज़ दे देगा। और वैसे भी ना, जैसे बुक्स का हम यूज करते हैं ना, तो हम कई सारी ना ऐसी चीज पढ़ लेते हैं जो इम्पोर्टेंट ही नहीं होती है। जी सर, सबसे मेन चीज होती है कि भाई पढ़ना क्या है और क्या नाम है। तो वो चीज हमें कहीं ना कहीं एक टीचर की गाइडेंस में पता चलती है कि हमें ये कंटेंट पढ़ना है। जी जी। और ये इम्पोर्टेंट है और ये अनइम्पोर्टेंट है। देखो सर, एक सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मैंने मतलब कि साइकोलॉजिकल वे में अपने आप में इंटर्न की है, वो क्या है सर, मैंने ना अभी लास्ट 3 ईयर में ना क्या करता था, जैसे अभी एसएससी जीडी का एग्ज़ाम हुआ है, तो सर मैंने आंसर की सब मिल जाती है, कहीं भी मिल जाती है, तो सर मैं ना 1 by 1 पेपर ऑन करता था, उसमें हर सब्जेक्ट के, जैसे कि इंग्लिश, जीएस, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, तो सर मैं ना एक पैटर्न फॉलो करने की कोशिश करता कि एसएससी क्या पैटर्न फॉलो कर रही है, कहाँ से क्वेश्चन ले रही है, वो वाला पैटर्न मैंने समझ लिया था कि आगे जो भी एग्ज़ाम होंगे वो ही पैटर्न एसएससी फॉलो करेगी। ऐसा नहीं है कि एसएससी पिछले 10 साल वाला पैटर्न फॉलो करती है, नहीं करती सर, एसएससी वही करती है। चाहे अभी रेलवे के एग्जाम होंगे सर, उसमें भी वही पैटर्न आएगा। मैथ्स के क्वेश्चन का अगर एक टॉपिक आए ना सर, वही टॉपिक आता है। तो सर एक मैंने ये भी अपने आप में डेवलप कर ली थी और मैं बताता भी हूँ अपने दोस्तों को, जिसको भी, कि एक ये फॉलो कर लो, आपको देखना ये बेस्ट हो जाएगा सब चीज़। मुझे सबसे अच्छी जो इनकी अप्रोच लगी वो एक तो ये लगी कि इन्होंने अभी बताया कि जो टॉपिक हमारे थोड़े से वीक हैं उनको एक जगह लिखना और फिर उन पे फोकस करके एक एक करके उनको कंप्लीट करते जाना। जी जी बिल्कुल। और इन्होंने वो अप्रोच यहाँ पे बता रहे हैं जिसको बहुत कम स्टूडेंट फॉलो करते हैं कि भाई एग्जामिनर क्या पूछ रहा है, जैसे 2024 से 2023 से 2022 से जी जी क्वेश्चंस का लेवल क्या जा रहा है, कौन से सेक्शन को ज़्यादा टारगेट किया जा रहा है। मतलब पढ़ाई के साथ साथ ऐसा नहीं है कि केवल एक बैच ज्वाइन कर लिया आपने जी और सिलेबस को पूरा कर रहे हैं। ट्रेंड भी देखना पड़ेगा कि एकेडमिक की तरह के भाई मैं तो पूरा याद भी कर रहा हूँ और क्वेश्चंस भी टिक कर रहा हूँ, उसके साथ साथ आपको ट्रेंड के अकॉर्डिंग भी तैयारी करनी होगी। यानी कि जब एक टीचर और स्टूडेंट दोनों मिलकर जब मेहनत कर रहे होते हैं तो फिर सक्सेसफुल होना कोई बड़ी बात भी नहीं होती है ना। बहुत अच्छा लगा आपकी अप्रोच को रवि। और आगे की प्लानिंग क्या है? सर आगे की प्लानिंग तो अभी तो ज्वाइन करना है,
अभी आगे आपने आपने कहा था कि जब मैंने पहली बार अटेम्प्ट दिया तो मैं उसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाया, जी जी फिर उसके बाद मैं यूपीएससी की तरफ चला गया, जी है ना। लेकिन मैंने देखा कि यार यूपीएससी की फीस इतनी ज़्यादा है कि मैं कैसे कर पाऊंगा। तो अब देखो आपके पास प्रतिष्ठित सरकारी नौकरी भी है, जी ठीक है, विदेश मंत्रालय के अब आप कर्मचारी बनने जा रहे हो और अब आपको इतनी सैलरी भी मिलेगी कि आप वो यूपीएससी की फीस अफोर्ड कर पाओगे। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या सोचा है कि फ्यूचर में यूपीएससी की तैयारी करनी है? सर सोचा हुआ तो है, भाई देखो देखो उस टाइम पे तो सिर्फ इस वजह से नहीं कर पाए क्योंकि फीस ज़्यादा थी, आप फीस अफोर्ड नहीं कर सकते थे। जी जी अगर कल को 1 साल के बाद 1.5-2 साल के बाद आप फीस अफोर्ड कर पाते हो क्योंकि आपकी एज बहुत कम है, जी अभी आप एलिजिबल हो, अच्छी तरीके से आप यूपीएससी की तैयारी कर सकते हो, दे सकते हो। और जब आप अपने डिपार्टमेंट में जाओगे जी तो आप देखोगे भी कि जो आपके सीनियर्स होंगे शायद हो सकता है वो आप ही की एज के हों या आपसे 1-2 साल ही बड़े हों, लेकिन वो यूपीएससी के थ्रू सीधे एक हायर पोस्ट पर आ गए। तो कहीं ना कहीं उनको देख के आपको मोटिवेशन भी मिलेगा जी, कि यार मुझे भी यूपीएससी करना चाहिए। तो आप उसको करोगे या नहीं करोगे? सर देखो सोचा हुआ तो है मैंने, करना भी है। ये भी है कि मैंने नहीं सोचा पहले से भी, मैंने मतलब कि बहुत अच्छे से डिटेल स्टडी इस पे भी की है। अभी अभी जब 20 जनवरी को मेरा ये ख़त्म हो गया था तो सर मैंने उसी दिन ये तो एसएससी तो ड्रॉप कर दिया था अब, ओके, क्योंकि मुझे एक गट फीलिंग आ गई थी कि हो गया, कुछ ना कुछ मिल जाएगा मुझे। तो तब मैंने उसके बाद ना यूपीएससी के लिए सोचा, यूट्यूब वीडियोस, इंटरव्यूज़ वगैरह देखे, तो फिर मैंने लगा कि हाँ मैं कर सकता, तो मैं जाऊँगा। चलिए भाई, हमारी शुभकामनाएं बिल्कुल तुम्हारे साथ हैं और हम यही चाहते हैं कि आप और बड़े लेवल पर यूपीएससी की भी तैयारी करें, वहाँ पे भी सेलेक्ट हो और अपनी सक्सेस स्टोरी फिर हमारे साथ एक बार फिर से साझा करें। तो रवि, आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई यहाँ पर आने के लिए, और हमारी तरफ से बहुत बहुत ढेरों शुभकामनाएं आपके लिए, आपके पूरे परिवार के लिए। हम चाहते हैं कि आप ऐसे ही जीवन में आगे बढ़ते रहें और जो लोग आपको देख रहे हैं आप उनको ऐसे ही मोटिवेट करते रहें। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। थैंक यू सो मच।